राम राम दोस्तों, आज हमारा जीएसटी का पहला क्लास है यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जीएसटी का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्या ऐसा प्रॉब्लम था जिसको जीएसटी का ज़रूरत क्यों है, जीएसटी का रिक्वायरमेंट चाहिए कहाँ कहाँ होता है, जीएसटी में इंडिया का ज़रूरत था या फिर नहीं था। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो जीएसटी का चैप्टर करने से पहले हम लोग को थोड़ा जानना ज़रूरी है और जानना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट जीएसटी स्टार्टिंग पे पढ़ने लगते हैं। ठीक है, जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि ठीक है कि जीएसटी का नीड सच में इंडिया में था। ठीक है, था तो क्यों था, पहले का टैक्स सिस्टम में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण जीएसटी को लाना पड़ा। ठीक है, तो इस सब को लेकर हम लोग आज बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दें तो इनकम टैक्स भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स में पढ़े थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो सब एक डायरेक्ट टैक्स ही था। ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बोला गया है। तो इनडायरेक्ट, तो अगर यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में 17 था, जिसको हटाकर एक जीएसटी से मतलब जिसको रिप्लेस कर जीएसटी लाया गया। टोटल नंबर ऑफ टैक्स अगर जोड़िएगा तो टोटल 17 था। 17 का सबके बारे में तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ, पर जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता था कि सर्विस टैक्स पहले 1994 का पहले सर्विस टैक्स नहीं था, सिर्फ गुड्स टैक्स ही था, मतलब था। पर उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि सर्विस बहुत ही तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा था, और उन्होंने सोचा कि अगर हम सिर्फ टैक्स गुड्स पे चार्ज कर रहे हैं, मतलब वस्तु पे चार्ज कर रहे हैं, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने पहली बार 1994 में उन्होंने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सर्विस टैक्स जैसे कि आप कोई हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे अपना इलाज कराए तो वहाँ पे आपने सर्विस लिया, तो वहाँ पे जो पे कीजिएगा वो सर्विस टैक्स हुआ। कोई सॉफ्टवेयर खरीदे या फिर अपना घर का रिपेयरिंग करवाए या घर का कुछ रिपेयरिंग करवाए, तो उस सब चीज़ पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग सर्विस टैक्स बोलते हैं। दूसरा था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी दो तरीका का होता है, एक होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक होता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है ना कि आप कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाला टैक्स जो होता था ना, उसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। ठीक है, कोई भी टैक्स जो प्रोडक्शन पे और मैन्युफैक्चरिंग पर लगे उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, फिर था कस्टम। कस्टम क्या होता है? आप कोई भी गुड्स बाहर से अगर मंगाते हैं, बाहर से मतलब आउट ऑफ इंडिया से मंगाते हैं, आउट ऑफ कंट्री से मंगाते हैं कहीं से भी, तो उस पर जो टैक्स लगता था उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते थे। फिर आया स्टेट के अंदर आप देखिएगा तो उसमें आप एक पहला आता है जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर आप बोल सकते हैं स्टेट का, वो था वेट या सेल टैक्स। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप समझिए कि दोनों एक ही है, आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वेट या सेल टैक्स, आप किसी राज्य के अंदर खरीद बिक्री कीजिएगा कोई भी वस्तु का, तो उस पर लगने वाला टैक्स जो होता था उसको वेट बोलते थे। ठीक है, उस पर लगने वाला टैक्स वेट बोलते थे। एंट्री टैक्स क्या था? एंट्री टैक्स वो था ना कि अब अगर आप कोई भी सामान, कोई भी वस्तु एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, तो उस पर लगने वाला टैक्स एंट्री टैक्स था। लग्जरी टैक्स क्या था? लग्जरी टैक्स था कि अगर आप कोई लग्जरी गुड्स खरीद रहे हैं, जैसे कि कार हो गया, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगने वाला
जो था उसको हम लग्जरी टैक्स बोलते थे। इसी तरह बहुत सारा टैक्स था, मतलब 17 टैक्स था जिसको पूरा का पूरा हटाकर एक जीएसटी लाया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ डिफिनेशन। इनडायरेक्ट टैक्स का डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखिए कि कोई भी एक गुड्स बनाने में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए कोई भी अगर गुड्स बनाइएगा, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे बोतल लिए हैं, ठीक है ना, उसको बनाने से पहले आपको ये क्या रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदिएगा, खरीद कर उसको अपना कंपनी बोलिए या फिर अपना कारखाना बोलिए, उसमें लेकर आइएगा। उसमें लेकर आने के बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में आपका सामान गुड्स या बन के जब रेडी होगा तो उसको आपको होलसेलर के पास जाकर बेचिएगा। होलसेलर फिर क्या करेगा, उसको रिटेलर के पास जाकर बेचेगा। रिटेलर फिर क्या करता है कि कंज्यूमर या फिर कस्टमर को जाकर बेचता है। तो इसमें देखिए बहुत प्रोसेस होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली गुड्स नहीं आता है, वो सब बहुत प्रोसेस होता है इसको। ठीक है, तो पहले का टैक्स में क्या था ना, हर एक स्टेट पे टैक्स लगता था। सपोज कि यहाँ 5 स्टेट है, ठीक है, और 5 स्टेट पे आपका टैक्स लगता है, जिससे क्या होता था ना, कोई भी गुड्स अगर 100 रुपये का है तो वो कंज्यूमर के पास पहुँचते लगभग 220 का हो जाता था। इसी को हटाने के लिए कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हटाने के लिए सबसे मेन अगर बोलिएगा कि मेन रीज़न क्या था जीएसटी के लाने के पीछे, तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रॉ मटेरियल है, यहाँ पे रॉ मटेरियल हम खरीदे 100 रुपये का, ठीक है, उस पर हम 10 रुपये टैक्स दिए। रॉ मटेरियल है 100 रुपये का, उस पर हम 10 रुपये यहाँ पे टैक्स दिए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 110 रुपया। 110 रुपये से खरीद कर हम अपना कारखाना या फिर कंपनी में लेकर आए, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोडक्शन करने गए तो 110 रुपये का हम तो रॉ मटेरियल खरीदे थे, 30 रुपये मेरा खर्चा लगा। खर्चा क्या लगा मेरा कि सपोज कीजिए हम अपना कंपनी में लेकर आए हैं तो उसमें कुछ लेबर चार्ज होगा, कुछ उसमें इलेक्ट्रिक बिल होगा, मेरा भाड़ा होगा, रेंट होगा, ठीक है ना, फिर उसमें मेरा प्रॉफिट होगा। उस सबको मिलाकर हम मान लेते थे कि 30 रुपया उसमें ये किए, इंक्रीज किए। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम 140 रुपये का बोले, हम तो 140 रुपये क्या आगे सामान बेचेंगे, तो वहाँ पे फिर से गवर्नमेंट आ गया। वो बोला कि ठीक है आप सामान बेच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले हमको 10 रुपया हमको टैक्स दे दीजिए। तो फिर बोला कि टैक्स, अब यहाँ पे क्या चीज़ का टैक्स, तो बोला कि आपने तो उसको मैन्युफैक्चरिंग किया था, ठीक है, फिर प्रोडक्शन किया था, तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा तो उस पर आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, 10 रुपये उसमें लग गया। ठीक है, 10 रुपये लगने के बाद उसका दाम हो गया 150 हो गया। 150 फिर 150 में होलसेलर को बेचा 150 रुपये में। 150 रुपया बोला, होलसेलर से बोला कि हम तो 150 रुपये में खरीदे हैं, 10 रुपया उसमें हम प्रॉफिट रखेंगे और उसको बेचेंगे। तो फिर यहाँ पे सरकार आ गया, फिर सरकार आकर बोला कि ठीक है आप सामान बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे राज्य के अंदर आप खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उस पर हमको पहले टैक्स दीजिए। तो यहाँ पे फिर ये टैक्स दिया, फिर यहाँ पे इसको 10 रुपया टैक्स पे करना पड़ा। तो इसको तो सामान कितना का हो गया, 170 रुपये का हो गया। ठीक है, 170 रुपये का सामान हो गया। उसी तरह 170 रुपये का सामान रिटेलर 170 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, 170 रुपये का सामान खरीदा, सोचा कि 20 रुपये उसमें प्रॉफिट रखेंगे। तो फिर गवर्नमेंट आ गया, फिर गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप मेरे राज्य के अंदर खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, तो बोला वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, तो टैक्स दिया। तो देखिए इस तरह क्या हुआ कि 100 का सामान आपको फाइनली कितना में मिला, 200 में मिला। ठीक है, फाइनली आपको 200 में मिला। तो इसी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते थे। और सबसे मतलब जीएसटी लाने का पीछे सबसे मेन रीज़न अगर बोलिएगा तो यही था, आपको कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए एक प्रोडक्ट का दाम टैक्स किसी और का, आप देखिएगा टैक्स किसी और का, इसका टैक्स था इसमें जोड़ दिया, ठीक है, इसका टैक्स था इसमें जोड़ दिया, इसका टैक्स था इसमें जोड़ दिया, इसका टैक्स था इसमें जोड़ दिया, लेकिन एट लास्ट जिसको कंज्यूमर को कितना में मिला, ठीक है, कंज्यूमर यहाँ पे देख रहे हैं कंज्यूमर को कितना में मिला, कंज्यूमर को तो मिला ना, कंज्यूमर को मिला 200 में। तो 110 का सामान कंज्यूमर को 200 का पड़ा ना, 110 का सामान रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आए थे, लेकिन कंज्यूमर को कितने में मिला, कंज्यूमर को मिला 200 में।
ठीक है। इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स पे करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे पिछला वाला एग्जांपल लिए थे, सेम एग्जांपल इसमें भी ले रहे हैं। जैसे कि 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान खरीदा, 10 रुपये उस पर टैक्स पे किया, 110 रुपये हो गया। 110 रुपये का सामान अपना कंपनी में लेकर आया प्रोडक्शन करने के लिए, 30 रुपये उसमें सोचा कि हम अपना उसमें इंक्रीज़ करेंगे, मेरा खर्चा हुआ और प्रॉफिट मिलाकर 30 रुपये इसमें इंक्रीज़ किया। वहाँ पर गवर्नमेंट फिन आ गया, फिन बोला कि 10 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो 10 रुपये जो टैक्स पे कर रहा है, तो 110 रुपये को ऊपर पे करेगा, मतलब टोटल के ऊपर पे करेगा 110 और 30 रुपये, मतलब 140 रुपये। 140 के ऊपर 10 रुपये अपना टैक्स पे करेगा। तो ये कैसा सिस्टम है? और इसमें जो देखिएगा तो पहले का भी टैक्स जुड़ा हुआ है 10 रुपये। ये जो टैक्स है वो तो पहले का भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो वही गवर्नमेंट बोला या फिर ये कैसा सिस्टम है जो आदमी तो मतलब सेल और बिक्री पे तो अपना टैक्स पे कर ही रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्शन पर भी कर रहा है, और देखिए टैक्स के ऊपर भी टैक्स पे कर रहा है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे 110 का सामान था, 30 रुपये अपना दाम बढ़ाया, 140 रुपया हुआ, और उस पर 10 रुपये टैक्स पे कर रहा है। 140 रुपये जो हुआ उसमें तो पहले का भी टैक्स 10 रुपये जुड़ा हुआ, ये टैक्स जो यहाँ पे का आया था। इसी तरह आगे देखिएगा तो यहाँ पे 150 का सामान है, 150 का सामान यहाँ पे दिया, 10 रुपये उसमें अपना इंक्रीज़ किया, फिर 10 रुपये पर टैक्स पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 160 रुपये हुआ, 160 रुपये में तो पहले का भी टैक्स जुड़ा हुआ 20 रुपये, 10 रुपये इसका, 10 रुपये इसका, ठीक है। तो इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और इसी को हटाने के लिए आप बोल सकते हैं कि वेट आया। पहले डायरेक्टली जीएसटी आ गया, ऐसा नहीं था। जीएसटी डायरेक्टली नहीं आया, जीएसटी आने से पहले वेट आया था, ठीक है। वेट आने, क्योंकि आप जीएसटी अगर आप लाइएगा किसी भी देश में, ठीक है, तो आपको पहले वेट पे जाना पड़ेगा। विदाउट वेट आप जीएसटी नहीं ला सकते। तो उसी में दोनों का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है ना, कि इसको जो अभी समझे हम लोग उसको सेल टैक्स बोलते हैं। और वेट में क्या होता है? वेट में होता है कि, और वेट में लाया गया, वेट में क्या हुआ? वेट में हुआ ना कि देखिए 100 का सामान था, 10 रुपये उस पर टैक्स दिया, टोटल इसका दाम कितना हुआ? टोटल दाम हुआ इसका 110 रुपया, ठीक है। 110 रुपया में खरीद कर अपना कंपनी या फिर फैक्ट्री में लेकर आया, वहाँ पर प्रोडक्शन किया, यहाँ पे फिर 30 रुपये अपना दाम बढ़ाया, यहाँ पे 5 रुपये टैक्स दिया। 5 रुपये टैक्स क्यों दिया? क्योंकि इस बार वो टैक्स जो दिया है ना, वो दिया है 30 रुपये पे। ये पिछले वाला जो 110 था उस पर नहीं दिया है, ये 30 रुपये दिया था। वैल्यू का मतलब ही होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना, कि जितना आप दाम बढ़ाइएगा गुड्स का, जितना आप दाम इंक्रीज कीजिएगा उस पर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे हम यहाँ पे दाम 30 रुपये बढ़ाए तो हम 30 रुपये के ऊपर 5 रुपये टैक्स दिए हैं, पूरे के ऊपर नहीं दिए हैं। इसीलिए इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स होता है कि जितना आप दाम बढ़ाइएगा हर स्टेज पे, उतने उस दाम के ऊपर ही आपको टैक्स पे करेगा। जैसे कि यहाँ पे 145 रुपये का यहाँ पे सामान खरीदा, ठीक है, 10 रुपये अपना प्रॉफिट रखा, उसके बाद फिर अपना आगे यहाँ पे 2 रुपया टैक्स दिया है, ठीक है। 2 रुपया जो यहाँ पर टैक्स दिया है वो कि 10 रुपये के ऊपर दिया है, ना कि ये पूरा 145 रुपये के ऊपर नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिया है 10 रुपये के ऊपर। 10 रुपये के ऊपर क्यों दिया है? क्योंकि पहले ही बोला VAT का मतलब ही होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि आप जितना वैल्यू ऐड कीजिएगा जिस स्टेज पे, उसी स्टेज पे आपको उसी वैल्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 160 रुपये, 162 रुपये यहाँ पे है, ठीक है, 20 रुपये यहाँ पे बढ़ाया, मतलब अपना प्रॉफिट 20 रुपये, रिटेलर का है 162 का खरीदा, ठीक है, 20 रुपये सोचा कि हम इस पे ऊपर दाम बढ़ाएंगे, तो सरकार बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको पूरे पर टैक्स नहीं देना है, 162 के ऊपर टैक्स नहीं देना, आपको जो टैक्स देना है वो सिर्फ 20 रुपये के ऊपर देना है। तो नॉर्मल सा बात है, अगर 162 ऊपर के ऊपर टैक्स देते तो मेरा टैक्स नॉर्मली ज़्यादा होता ही, हमको सिर्फ 20 रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 3 रुपये लिखा गया है कि यहाँ पे कम टैक्स लगेगा। तो देखिए वेट में क्या हुआ? वेट में उसको वही सामान जो था उसको 200 रुपये का पड़ रहा था, और वही सामान जो यहाँ था वो 185 के पड़ रहा था, ठीक है। तो वेट में उसको सामान का दाम कम देना पड़ा, ठीक है। ठीक उसी तरह हम जैसे कि इससे पहले भी हम लोग बात किए हैं, इसके ऊपर फिर से बात कर लेते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो उसमें बहुत सारा टैक्स था। जैसे कि ऊपर हम लोग बात की है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हम पहले ही बताए थे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है।
कस्टम ड्यूटी हम बताए ही थे क्या होता है। आप कोई भी सामान या फिर कोई भी प्रोडक्ट विदेश से मंगा रहे अपने देश में, आउट ऑफ इंडिया से मंगा रहे अपने देश में, तो उस पर टैक्स लगने वाला को कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। सेस क्या होता है? सेस होता है ना कि गवर्नमेंट एक लिमिट बना दिया है कि अगर आप इससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आपका अगर टर्नओवर या फिर आपका अगर इनकम, ठीक है, एक लिमिट बना दिया है कि 2 करोड़ से ऊपर होगा, एग्जांपल के तौर पे 2 करोड़ से ऊपर होगा, ठीक है, तो आपको सेस देना पड़ेगा, उसको सेस बोलते हैं। फिर आया वेट, आया स्टेट वेट, सेंट्रल वेट हर जगह लगता है, हर प्रोडक्शन पे लगता है, लेकिन स्टेट वेट जो है ना सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल पे लगता है। एल्कोहल कौन सा? जो कंज्यूमर के लिए होता है, जो पीने युक्त जो एल्कोहल होता है, ठीक है, शराब होता है, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होने के ऊपर उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगेगा वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। उसके ऊपर जो भी टैक्स होता है ना वो स्टेट के लिए जाता है, और ये सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर ही लगता है। अगर कोई भी राज्य में शराब बन रहा है तो उस पर शराब बना रहा है तो वो तो भी तो एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो सेंट्रल ना लेकर वो स्टेट लेगा, इसीलिए इसको स्टेट एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, पहला बात। और दूसरा बात ये है कि देखिए अगर कोई राज्य में शराब बन रहा है तो उस पर तो पहला चार्ज करेगा एक्साइज ड्यूटी। दूसरा बात, अगर उसी राज्य में शराब बेच रहे हैं तो उस पर फिर वो चार्ज करेगा सेल टैक्स, ठीक है। तो मतलब एक किसी भी राज्य का कमाई का एक सबसे बड़ा इनकम ऑफ सोर्स बोल सकते हैं, इनकम ऑफ सोर्स एल्कोहल है, इसीलिए इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जीएसटी। एडवांटेज ऑफ जीएसटी क्या है? एडवांटेज ऑफ जीएसटी के क्या के एडवांटेज? वन नेशन वन टैक्स, पहले ही बताया था हमने कि वन नेशन वन टैक्स एक तरह से पूरा सही नहीं है,
क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए वन नेशन वन टैक्स अगर बोलते हैं हम, तो यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स हो कहाँ रहा है? यहाँ पे तो मेरा टैक्स दो है, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो वन नेशन वन टैक्स तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। चलो मान लेते हैं वन नेशन। रिमूव अप मल्टीप्लाई टैक्स सर्च वेट्स सेंट्रल एक्साइज टैक्स स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। एक्स्ट्रा जैसे बताया था कि इनडायरेक्ट के अंतर्गत टोटल जो नंबर ऑफ टैक्स था वो 17 था। वो 17 टैक्स को हटाने के बाद एक जीएसटी को लाया गया। ये इसीलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स इसी रीजन से ही बोलते हैं क्योंकि पूरा इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक जीएसटी लाया गया था, ठीक है। तीसरा है रिमूव ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ऊपर मैंने आपको बताया कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करना, ठीक है। नीचे है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता था ना, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता था कि कोई प्रोडक्शन जो होता था ना, उस पर पहले में तो उसको तो बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे कि उस पर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, उसको रॉ मटेरियल खरीदेगा तो वहाँ पे पहले सेल टैक्स या वेट पे करेगा, उसके बाद उसको प्रोडक्शन करेगा या मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उस पर उसको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। उसको फिर उसके बाद इससे क्या होता था ना, उसको टैक्स बहुत तरह का पे करना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा। इसके वजह से कोई प्रोडक्शन भी आदमी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो टैक्स प्रोडक्शन करेगा कितना का, फिर उसको बेचेगा मार्केट में आते हैं तो वो सामान बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस का हो जाता था, ठीक है। इस तरह है कि देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। यहाँ पे इतना सारा सेंट्रल टैक्स दिया है और यहाँ पे इतना सारा स्टेट टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह देखिए अगर दो टैक्स को हम लोग अगर बोले तो अगर टोटल नंबर ऑफ टैक्सेशन बोलेंगे या फिर नंबर ऑफ टैक्स बोलेंगे तो सेंट्रल के पास 15 था और स्टेट के पास 20 था। लेकिन जो स्टेट के पास जो था ना, नंबर ऑफ टैक्स के मामले में अगर देखिएगा तो स्टेट के पास 20 है। यहाँ पे देखिएगा अगर तो स्टेट के पास 20 है, लेकिन फिर भी उनका कमाई उतना नहीं होता था, क्योंकि इनके पास जो टैक्स जो था ना वो सब जैसे कि बहुत एक टैक्स था उसमें 100 पे टैक्स लगाना, मतलब कि कोई अगर डेड कर जाता है तो उसको अगर लेकर जाया जाता है शमशान घाट में उसको जलाने के लिए, तो उस पर जो टैक्स चार्ज करना, तो उस पर क्या टैक्स चार्ज करेगा। इस तरह का बहुत सारा टैक्स था, ठीक है, जो कि काम का नहीं था। और इसका जो 20 टैक्स है ना, नंबर ऑफ टैक्सेशन जो 20 है, इसी में से कुछ लोकल को दिया जाता था। लोकल जैसे क्या, जैसे आप लोग जहाँ पर ग्राम पंचायत होता है उनको ग्राम पंचायत को दिया जाता था, जहाँ पर म्यूनसिपल होता है उनको म्यूनसिपल को दिया जाता था। इन्हीं टैक्स में से कुछ टैक्स लोकल अथॉरिटी को या फिर ग्राम पंचायत को दिया जाता था। कुछ जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे पैदा हुआ था कि सबसे पहले जीएसटी जो आया था ना वो फ्रांस में आया था। फ्रांस में आने का रीज़न, सबसे मेन रीज़न ये था ना कि वहाँ पे एक ही सरकार था। मतलब जो कंट्री होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है यूनियन, एक होता है कन्फेडरेशन। तो यूनियन कंट्री जो होता है ना वहाँ पे एक ही सरकार होता है। जैसे अभी क्या एग्जांपल में देखेंगे, यूके उसका एक एग्जांपल है या फिर फ्रांस उसका एक एग्जांपल है। तो जहाँ पे एक ही सरकार हो, जहाँ पे मतलब दो सरकार ना हो, जैसे हम लोग का यहाँ पे दो सरकार है, एक स्टेट का सरकार अलग होता है और एक सेंट्रल का सरकार अलग होता है। तो जहाँ पे दो सरकार हो वहाँ पे कोई भी बिल पास कराने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन फ्रांस सबसे पहले लागू इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ पे एक सरकार था, वहाँ पे सेंट्रल बोलिए या फिर स्टेट बोलिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन एक ही सरकार था, इसीलिए वहाँ पे लाना जीएसटी 4 में। उसके बाद में काउंसिल, जो हम लोग का यहाँ पे जो ये मतलब जो काउंसिल था जो जीएसटी को लाया, तो जीएसटी के बारे में जो रिसर्च किया, फिर जो बताया, गवर्नमेंट को सलाह दिया कि हाँ जीएसटी हम लोग का देश में लाना चाहिए, तो एक काउंसिल बनाया गया। एक काउंसिल उसी काउंसिल को केलकर काउंसिल बोलते हैं। केलकर एक नाम है, उसमें एक मेंबर थे, उनका नाम था, उनके नाम पर एक काउंसिल रखा गया। प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट साइन किए, ठीक है ना। प्रेसिडेंट 8 सितंबर 2016 को ही इस पर साइन कर दिए थे, ठीक है यहाँ पे। और इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब लागू किया गया पूरा इंडिया में 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर छोड़कर, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था, एक हफ्ता बाद भी लागू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि इसके अगर लागू नहीं करते तो वो भूखे मर जाते। इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि कोई भी अगर सामान खरीदिएगा और बिक्री कीजिएगा उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, और अगर वो लागू नहीं करते तो उनके पास कोई सामान ही नहीं जाता,
ठीक है। जो हम लोग का जो मॉडल फॉलो होता है, मतलब जीएसटी का एक मॉडल है जो आप फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग का फॉर्मेट या फिर जो मॉडल हम लोग का जो फॉलो किया था वो कनाडा मॉडल है, कनाडा का मॉडल है, ठीक है। जो बिल है वो हम लोग का पास किया गया था पार्लियामेंट से, वो 122वां बिल था, 122वां बिल था। और जो अमेंडमेंट था 101 अमेंडमेंट था। देखिए बिल और अमेंडमेंट दोनों का कैलकुलेशन अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में फिर कहीं बात करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया जाता है ना, वो कितना भी बिल पेश करे उसका नंबर इंक्रीज होते रहता है। जैसे समझ लीजिए कोई और अभी एक बिल है, किसान आंदोलन का बिल चल रहा है, वो बिल हुआ तो वो कौन सा बिल होगा, 123वां होगा। वो पास हो ना हो अलग मैटर है, लेकिन अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ नहीं हो वो अलग मैटर है, लेकिन वो बिल का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 122वां एक ओबीसी का कुछ दिन पहले बिल आया था पार्लियामेंट में, ठीक है ना, वो पास हुआ तो वो उसका बिल नंबर कुछ और रहेगा, ठीक है। पास हो या ना हो अलग मैटर है, लेकिन बिल गया है पार्लियामेंट में तो उसका नंबर बिल नंबर हो जाएगा। और वही बिल जब पास हो जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है ना, तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। और उसी अमेंडमेंट का जो कैलकुलेशन होता है, मतलब उसका जो नंबर काउंटिंग होता है उसका अलग हिसाब रहता है, तो उसका अलग हिसाब है। तो उसी तरह जब बिल पेश हुआ था वो 22वां बिल था, और जो अमेंडमेंट था 101 अमेंडमेंट था, ठीक है। और फिर बोला गया कि अगर जीएसटी में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, या फिर आप चाह रहे हैं कि जीएसटी में कुछ चेंज करना है, ये जीएसटी में सही नहीं है, तो आप इस तरह चेंज नहीं कर सकते। जीएसटी में कुछ भी चेंज करने से पहले जीएसटी काउंसिल का बैठक होगा, उसके बाद आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके पहले आप उसमें जीएसटी काउंसिल भी होगा ना, उसमें भी हर राज्य का आदमी रहता है, ठीक है, हर स्टेट का भी आदमी रहता है, और उसमें आपका सेंट्रल का भी आदमी रहता है। और उसमें भी बहुत सारा ये है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद ही आप कुछ भी बिल पास कर पाइएगा। उसके मतलब समझिएगा कोई भी चेंज करना है, कोई भी बिल पास करना जीएसटी से रिलेटेड बहुत मुश्किल है, ठीक है। और आईजीएसटी के बारे में क्या बोला गया, आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका बोला गया है कि मतलब कोई भी राज्य और कोई भी स्टेट, मतलब कोई भी राज्य और सेंटर दोनों का बीच का जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टैक्स का जो बंटवारा होगा वो किस प्रकार होगा, किस तरह से होगा, उसका जो लिखा गया है वो हम लोग का आर्टिकल्स 269A में लिखा गया है। मतलब कि स्टेट और सेंट्रल का टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा जिस तरीका से होगा वो लिखा गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बोल सकते हो उसको, 269A में लिखा गया, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का जीएसटी का, मतलब जीएसटी का ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। जीएसटी से पहले हम लोग का टैक्स सिस्टम काम कैसे करता था, ये सब अभी बात की इसमें। इसको अच्छे से और कर सकते थे, लेकिन बोर्ड नहीं है। जब क्लास स्टार्ट होगा आप लोग का ऑफलाइन, तो उस टाइम पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और लगभग 2 या 3 क्लास चलेगा इसको बताने में। बोर्ड पर बताने से अच्छा रहता है, बट इसमें अभी फ़िलहाल के लिए आप वीडियो देख भी लीजिएगा तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा जीएसटी से रिलेटेड, कि जीएसटी से पहले हम लोग का टैक्स सिस्टम कैसे काम करता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी कंपोनेंट, ठीक है। जीएसटी कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे।